नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 10 मई 2025 है। स्वागत है आपका एटोएल डिस्कशन में। सबसे पहले तो देखो, जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा होगा, काफ़ी एस्केलेशन हो चुका है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, पूरी तरह से नाकाम हो गया, और जवाब में इंडिया ने पाकिस्तान के कई सारे जो एयर बेसिस हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। मुझे तो देखो कई बार ना हैरानी होती है एक चीज़ की, कि पाकिस्तान की जो सरकार है, इनकी जो मिलिट्री है, टेरर के साथ में इनका जो ऑब्सेशन है ना, इसकी वजह से इन्होंने अपना पूरा देश बर्बाद कर लिया। अभी भी कर रहे हैं। यूथ पूरा बर्बाद कर दिया, जनरेशन्स तबाह कर दी, सिर्फ टेरर से ऑब्सेशन के कारण। सोच के देखो, अगर ये टेरर को सपोर्ट नहीं करते कितना फ़ायदा होता। एक समय ऐसा था इनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज़्यादा थी। आज इनकी इकोनॉमी का क्या हाल है देखो। आईएमएफ कितनी बार इनको बेल आउट कर चुका है। अभी अभी इन्होंने पैसा दिया, इंडिया ने विरोध भी किया कि भाई तुम जो पैसा दे रहे हो ये कुछ नहीं करेंगे, टेरर को स्पॉन्सर करने के लिए इसका यूज़ करेंगे। फिर भी आईएमएफ नहीं माना, आईएमएफ ने पैसा दे दिया। लेकिन कई बार ना इनके जो जर्नल्स वगैरह हैं, इनको सोचना चाहिए। पता नहीं है, सोच सकते नहीं है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि हमने क्या कर दिया है अपने देश का। खैर, आज बात करें कौन से इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। आज देखो दो इश्यूज़ हैं, सैटरडे है आज, दो इश्यूज़ हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहला, सस्टेनेबल न्यूट्रिशन सेंसिटिव फूड सिस्टम के बारे में। दूसरा, हीट वेव्स के समय में जो अर्बन इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनको कैसे राहत पहुंचाई जाए। तो दोनों इश्यूज़ डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सस्टेनेबल न्यूट्रिशन सेंसिटिव फूड सिस्टम के बारे में है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से और जीएस पेपर 3 से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। मनीष आनंद विदु गुप्ता के द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। सबसे पहले फूड सिस्टम की बात करते हैं। फूड सिस्टम का मतलब क्या होता है। फूड सिस्टम में देखो वो सब आ जाता है, जैसे किसानों के द्वारा जो फसलें उगाई जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल वीट, पैडी, बाद में उनकी प्रोसेसिंग, उनको वेयर हाउस में स्टोर करना, या फिर उनको रिटेल चेन्स तक पहुंचना, बाद में कस्टमर की प्लेट तक पहुंचना। ये सारी जो प्रोसेस है, सारी जो चेन है, फूड सिस्टम के अंदर आती है। अब यहाँ पे ना एक सबसे बड़ी आयरनी है। आयरनी क्या है? देखो, एक तरफ इंडिया ना दूध के मामले में, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के मामले में, इवन व्हीट एंड राइस के मामले में, लाइव स्टॉक के मामले में लीडिंग प्रोड्यूसर है। लीडिंग प्रोड्यूसर नॉट नेसेसरली सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, लेकिन मेजर प्रोड्यूसर है इन सब चीज़ों के मामले में। लेकिन फिर भी दूसरी तरफ देखो, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का स्थान कितना। 2024 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स पब्लिश हुआ ना, इंडिया का स्थान 105वां आउट ऑफ 127 कंट्रीज। मतलब एक तरफ खाने की कमी नहीं, बट दूसरी तरफ पोषण की कमी जरूर है। हमारे देश में माल न्यूट्रिशन की असलियत क्या है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से लेकर 21 के बीच का डेटा है। हमारे देश में 194 मिलियन जो भारतीय हैं वो अंडर नरिश्ड हैं। अगर बात करें वो बच्चे जिनकी एज 5 से कम है, ऐसे देखो 35.5% जो बच्चे हैं वो स्टंटिंग का शिकार है, यानी एज के हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ी है। 32.1% बच्चे अंडर वेट हैं। 19.3% बच्चे वेस्टिंग का शिकार हैं, मतलब हाइट के हिसाब से उनका वेट नहीं है। तो ये आज की सिचुएशन है हमारे देश में। अगर महिलाओं की बात करें, वो महिलाएं जिनकी एज 15 से 49 के बीच में है, ऐसी देखो 57% जो महिलाएं हैं वो एनीमिया की शिकार हैं, यानी खून की कमी है उनमें। 24% जो महिलाएं हैं वो ओवरवेट हैं, जबकि 22.9% जो मेन हैं वो ओवरवेट हैं। कहने का मतलब समझ गए ना। एक तरफ देखो भूख, दूसरी तरफ मोटापा। इसको कहते हैं डबल बर्डन ऑफ मालन्यूट्रिशन। एक तरफ ओवरवेट जनसंख्या, एक तरफ अंडरवेट जनसंख्या। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो ग्लोबल फूड सिस्टम की फेलियर की वजह से ना, मैंने आपको बताया था शुरू में फूड सिस्टम में क्या क्या आता है, सब आता है। तो ग्लोबल फूड सिस्टम की फेलियर की वजह से ना हर साल $12 ट्रिलियन का लॉस होता है। आप बोलोगे कैसे लॉस होता है सर? जैसे देखो, किसान फसलें उगाते हैं, उससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचता है, आप वो मान लीजिए। या फिर अब फूड सिस्टम में बहुत से लोग
ठीक ढंग से न्यूट्रिशन नहीं हासिल कर पाते, जिससे उनकी हेल्थ पे ज़्यादा असर पड़ता है। कुछ लोगों को खाना ठीक से नहीं मिल पाता, मतलब खाते ज़्यादा हैं लेकिन न्यूट्रिशन नहीं है, ओवरवेट यानी मोटापे का शिकार हो जाते हैं, तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो जाते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, ये सब। अरे भूल गया, पॉइंट वाइज में करना था, स्लाइड्स बना रखी थी लेकिन फिर भी फ्लो में 2-3 स्लाइड डिस्कस कर दी। कोई बात नहीं, ये है, आप देख लेना। जो मैंने अभी डिस्कस किया है, इतना नुकसान होता है ग्लोबल फूड सिस्टम में। तो राइटर इसके बाद ये बोलते हैं, देखो ये जो क्राइसिस है ना ग्लोबल फूड सिस्टम के, इसी में सॉल्यूशन छिपा है। सॉल्यूशन क्या है? अगर देखो हम फूड सिस्टम को न्यूट्रिशन वाला बना दे, कि मतलब जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं लोग उसमें इनफ न्यूट्रिशन हो, इक्विटी वाला बना ले, मतलब सभी लोग अफोर्ड कर सकें, सस्टेनेबल बना दे। सस्टेनेबल मतलब फूड ऐसे उगाएं कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, आने वाली जनरेशंस के लिए चीज़ें सस्टेनेबल रहें। यहाँ पे देखो लास्ट लाइन है, फोकस ऑन इक्विटी, न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबिलिटी इज की। तो 3 चीज़ों पे हमें फोकस करना है जब हम ग्लोबल फूड सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं। किन 3 चीज़ों पे? न्यूट्रिशियस बनाओ फूड को, इक्विटी होनी चाहिए, सभी लोग अफोर्ड कर सकें, और सस्टेनेबिलिटी यानी इन्वायरमेंट वगैरह को नुकसान ना पहुंचे। राइटर बोलते हैं, पहले देखो भूख का मतलब ना ये हुआ करता था कि खाना ना मिलना, अब भूख का मतलब है हेल्थ पुअर डाइट। मतलब जैसे लोग जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं तो पोषण कम होता है इससे। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के मुताबिक हमारे देश में 55.6% जो भारतीय हैं ना, वो न्यूट्रिशियस फूड अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं, उनके लिए महंगा होता है। जैसे देखो 2017 में ना एक दिन की हेल्दी डाइट का कॉस्ट जानते हो कितना था? $2.86। 2022 में एक दिन की हेल्दी डाइट का कॉस्ट इंक्रीज होके हो गया है $3.36। प्राइस देखो बढ़ रहा है खाने का, फूड सिस्टम ब्रोकन है, और क्लाइमेट चेंज ने तो सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब कर दी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से क्रॉप लॉस हो जाता है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी सूखा कभी बाढ़, तो छोटे किसानों की इनकम पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अब इसके बाद राइटर ये बताते हैं, सॉल्यूशंस बताते हैं कि ऐसा न्यूट्रिशन सेंसिटिव फूड सिस्टम हम कैसे इंश्योर करें। ऐसा फूड सिस्टम जिसमें इक्विटी भी हो, सभी हेल्दी डाइट को अफोर्ड कर पाएँ, सस्टेनेबिलिटी भी हो, खाना इस प्रकार से उगाएं कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे, और तीसरे नंबर पे वो फूड जो है वो न्यूट्रिशियस भी हो। तो ये तीनों चीज़ें हम कैसे इंश्योर करें फूड सिस्टम में, तो इसके लिए राइटर कुछ सजेशंस देते हैं। सबसे पहला सजेशन ये है, आप न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर इंश्योर करो। आपको न्यूट्रिशन सेंसिटिव फूड सिस्टम इंश्योर करना है तो सबसे पहले न्यूट्रिशन सेंसिटिव आप एग्रीकल्चर इंश्योर करो। जैसे देखो क्रॉप डाइवर्सिटी होनी चाहिए, सिर्फ वीट एंड राइस उगाने से काम नहीं चलेगा, मिक्स्ड क्रॉपिंग होनी चाहिए, जो मिलेट्स वगैरह हैं उन्हें भी किसान उगाएं। इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट सिस्टम इंप्रूव हो, जैसे कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था होनी चाहिए। बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स को उगाया जाए, ऐसी क्रॉप्स जिनकी फोर्टिफिकेशन हुई हो। फोर्टिफिकेशन मतलब उनमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह आर्टिफिशियली ऐड किए गए हों, जैसे देखो जिंक रिच राइस है या फिर आयरन रिच बाजरा है। और राइटर बोलते हैं देखो किसानों को भी ना थोड़ा इंसेंटिव मिलना चाहिए कि वो क्लाइमेट स्मार्ट फसलें उगाएं या फिर न्यूट्रिएंट डेंस क्रॉप्स उगाएं, इसके लिए फार्मर्स को इंसेंटिव मिलना चाहिए। अब इसके बाद दूसरा सजेशन देते हैं राइटर, कम्युनिटी बेस्ड मॉडल्स। एनएससीपी का मतलब तो वही है, कंफ्यूज मत होइएगा, न्यूट्रिशन सेंसिटिव कम्युनिटी प्लानिंग, बस नाम दे दिया, न्यूट्रिशन सेंसिटिव कम्युनिटी प्लानिंग। ये जो मॉडल है ना, ये बॉटम अप मॉडल है, मतलब लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे कम्युनिटीज आगे आए रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। जैसे देखो पानी को बचाना है, सोइल को बचाना है, सैनिटेशन इंप्रूव करना है, तो इसके लिए ना लोकल लेवल पे कम्युनिटीज को आगे आना होगा। बॉटम लेवल पे जो अप्रोच आती है ना वो हमेशा इफेक्टिव रहती है। अब टॉप लेवल से जो प्लानिंग बनती है, ड्राइंग रूम में बैठ के मान लीजिए दिल्ली में प्लानिंग होगी तो वो सही नहीं होगी, क्योंकि लोकल लेवल पे कम्युनिटी को ज़्यादा पता है रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करना है। राइटर बोलते हैं ये मॉडल देखो हिमालयन रीजन में ना काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है न्यूट्री पाठशाला, तीसरा सजेशन है। स्कूल न्यूट्रिशन का भी बड़ा रोल है। जैसे देखो मिड डे मील स्कीम्स में आपको पता है खाना दिया जाता है, तो
बायो फोर्टिफाइड ग्रेन्स को ना स्कूल मील्स में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा देखो इवन ये इंश्योर किया जा सकता है कि लोकल जो किसान है ना, अपना जो फसल वगैरह है ना, वीट वगैरह है, राइस वगैरह है, वो स्कूल को बेचे। इससे फ़ायदा क्या होगा, लोकल लेवल पे किसान जो फसल उगा रहे हैं ना, डायरेक्टली स्कूल को बेच रहे हैं, तो लोकल इकोनॉमी जो है वो बूस्ट होगी, बजाय इसके कि एक स्टेट का जो फूड ग्रेन है दूसरे देश में, दूसरे स्टेट में भेजा जाए, ट्रांसपोर्ट किया जाए, उसमें खर्चा भी ज़्यादा होता है और लोकल इकोनॉमी बूस्ट नहीं होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, जो अभी पीडीएस में अनाज दिया जाता है ना, अभी जैसे वीट एंड राइस पे ज़्यादा फोकस होता है, दालों पे कम फोकस है, मिलेट्स पे कम फोकस है, तो पीडीएस के थ्रू जो अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसमें मिलेट्स, पल्सेस, फोर्टिफाइड राइस ये सब ऐड करो, बिहेवियर चेंज के लिए कैंपेन लॉन्च करो ताकि लोगों को समझ में आए कि हेल्दी खाना कितना ज़रूरी है। राशन सिस्टम में आयरन रिच राइस जो है ये भी इंक्लूड करो। और जो खास करके वल्नरेबल ग्रुप्स हैं ना, वल्नरेबल ग्रुप्स कौन हैं, जैसे एल्डर्स हैं या फिर बीमार लोग हैं या फिर प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, ये इंश्योर किया जाए कि वो न्यूट्रिएंट रिच फूड जरूर हासिल करें। फिर नेक्स्ट है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर को भी देखो समझना चाहिए कि सिर्फ प्रॉफिट के लिए जंक फूड मत बनाओ, लोगों की सेहत का भी ख्याल रखो। जो बिजनेसेस हैं उनको क्या करना चाहिए, क्लियर न्यूट्रिशनल लेबलिंग होनी चाहिए पैकेट के ऊपर, जो भी वो बेच रहे हैं क्या न्यूट्रिशन है। क्यूआर कोड दें ताकि ज़्यादा डिटेल्स अगर लोग हासिल करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड की सहायता से ज़्यादा डिटेल्स हासिल कर सकें। इसके अलावा जो स्नैक्स वगैरह दिए जाते हैं, स्नैक्स न्यूट्रिएंट डेंस होने चाहिए। इवन सरकार भी अपनी तरफ से हेल्दी प्रोडक्ट्स के लिए कुछ इंसेंटिव लॉन्च कर सकती है ताकि जो फूड कंपनीज हैं वो भी ज़्यादा हेल्दी स्नैक्स बेचें। कुल मिलाकर देखो, न्यूट्रिशन एक बिजनेस गोल होना चाहिए, ना कि सीएसआर। आप कमाओ पैसा, लेकिन खराब गंद बेच के मत कमाओ, हेल्दी स्नैक्स बेच के भी तो पैसा कमा सकते हो ना। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट सॉल्यूशन राइटर की तरफ से, क्लाइमेट रिजिलियंट जो क्रॉप्स हैं वो उगाए जाएं, मतलब ऐसी क्रॉप्स जिनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का कम से कम असर है। जो वुमेन फार्मर्स हैं उनको एनकरेज किया जाए, उनको क्रेडिट मिले ताकि वो ज़्यादा अच्छे से खेती कर पाएं। और रूरल वुमेन लेड कोऑपरेटिव्स बनने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे अमूल है, तो ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बने जिसमें महिलाओं का रोल ज़्यादा हो। तो ये सब चीज़ें जो है ना लॉन्ग टर्म में रिजिलियंस बिल्ड करती हैं एग्रीकल्चर में। फिर कुछ पॉइंट्स अवेयरनेस से संबंधित हैं। अवेयरनेस कैंपेन कैसे चलाए जा सकते हैं, रेडियो की सहायता से, गेम्स, लोकल मीडिया का यूज़ किया जा सकता है अवेयरनेस फैलाने के लिए। जैसे बच्चों के लिए एक गेम था माई प्लेट ब्लास्ट ऑफ, बच्चों में अवेयरनेस फैलाने के लिए। बैलेंस डाइट के बारे में फन और इंटरेक्टिव वे में बच्चों को सिखाओ। ग्रास रूट लेवल पे कम्युनिकेशन होना चाहिए, बेटर इम्पैक्ट आएगा। रीजनल जो लैंग्वेजेस है ना उनमें कम्युनिकेशन कैंपेन चलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें राइटर बोलते हैं। राइटर एक पॉइंट ये बोलते हैं उसके बाद में, रीजन स्पेसिफिक सॉल्यूशन होने चाहिए, यूनिफाइड सॉल्यूशन नहीं होने चाहिए। हर एक रीजन में हेल्दी क्रॉप अलग है, तो आप लोकल एरिया के हिसाब से ये इंश्योर करो कि लोकल एरिया में जो हेल्दी क्रॉप उगाई जाती है ना उसको प्रमोट करने पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। समझ गए? तो पॉइंट क्या है, रीजन स्पेसिफिक सॉल्यूशन निकाल के आओ। डिसेंट्रलाइज्ड फूड प्रोसेसिंग होनी चाहिए। डिसेंट्रलाइज्ड फूड प्रोसेसिंग मतलब, अब जैसे हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है फॉर एग्जांपल हिसार, तो हिसार में स्नैक्स की आवश्यकता है तो वहीं पे फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगे तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि गुजरात की कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट हिसार में अपना माल भेज रही है। तो डिसेंट्रलाइज्ड फूड प्रोसेसिंग होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट राइटर अच्छा ये बोलते हैं, जैसे जो डॉक्टर्स हैं या फिर न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनका रोल सिर्फ देखो हॉस्पिटल तक नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई कोई पेशेंट बीमार हो गया उसके बाद अस्पताल में इलाज करवाना है, नहीं। इवन डॉक्टर्स को और न्यूट्रिशनिस्ट को आप एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक प्लानिंग में भी इंक्लूड करो। मतलब क्रॉस सेक्टर कोलैबोरेशन होना चाहिए। डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट बताएंगे कि क्या ज़्यादा सही है जनता के लिए, तो इससे जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो हम प्रिवेंट कर सकेंगे, रिएक्टिव नहीं होंगे, पहले से रोक सकेंगे इन डिजीज़ को, लाइफस्टाइल डिजीज़ को। तो ये कुल मिला के हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। अच्छा आर्टिकल था ये। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल अर्बन इनफॉर्मल वर्कर्स एंड हीट वेव से संबंधित है। यह भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आप सिलेबस में जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक से और जीएस पेपर 2 से भी इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इसको भी पॉइंट वाइज फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट,
इनफॉर्मल वर्कर्स कौन से होते हैं? देखो, इनफॉर्मल वर्कर्स मतलब वो वर्कर्स जो सरकारी या फिर प्राइवेट पेरोल में नहीं होते हैं, जैसे मजदूर, स्ट्रीट वेंडर्स, वेस्ट पिकर्स, रिक्शा पुलर्स, गिग वर्कर्स। ये जो इनफॉर्मल वर्कर्स होते हैं, इनके पास में देखो फिक्स्ड सैलरी, इंश्योरेंस या फिर लीगल प्रोटेक्शन नहीं होता। और भारत में ना 90% से ज़्यादा जो वर्क फोर्स है ना, इनफॉर्मल है। तो आप सोच के देखिए, जब गर्मी बढ़ती है ना, सबसे पहले कौन पिघलता है, किस पे सबसे ज़्यादा असर होता है? ये देखो, वही लोग हैं जो रोड पे काम कर रहे होते हैं उस समय। अब देखो, आप एक रिपोर्ट देखिए। आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2024 में ये बोला कि एक्सट्रीम हीट की वजह से ना इंडिया की जीडीपी को ना 4.5% का जो लॉस है वो हो सकता है। ये देखो, यहां पे नीचे देखो, ये सिर्फ देखो हेल्थ का इश्यू नहीं है बल्कि इकोनॉमिक डिजास्टर भी है। लेकिन फिर भी अर्बन प्लानिंग और हीट पॉलिसीज में ना इनका जिक्र तक नहीं होता कि कैसे हम जो अर्बन इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनको राहत पहुंचा सकते हैं। फिर देखो, राइटर बोलते हैं हीट एक्शन प्लान के बारे में। हीट एक्शन प्लान या फिर HAP ये होता है एक सिटी का रोड मैप कि जब हीट वेव आएगी तो फिर सिटी प्रशासन कैसे रिएक्ट करेगा। ये सिटी बेस्ड हीट एक्शन प्लान ना सबसे पहले अहमदाबाद ने बनाया था 2013 में। NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइड करता है सिटीज़ को कि आप कैसे ये हीट एक्शन प्लान बना सकते हो अपने शहर के लिए। लेकिन देखो, अभी तक ज़्यादातर सिटीज़ ने जो हीट एक्शन प्लान बनाए हैं ना, वो अधूरे से हैं। एक तो अधूरे से इस प्रकार से हैं कि इनमें इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए कुछ खास ध्यान रखा नहीं गया। दूसरा, अधूरे से इसलिए भी हैं कि जैसे भी बनाए हैं, चलो बना दिए, घटिया से बना दिए, उनका भी इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि फंडिंग नहीं है इन हीट एक्शन प्लान्स को इंप्लीमेंट करने के लिए। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच, एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब देखो, राइटर बताते हैं रियल प्रॉब्लम्स हैं क्या करंट हीट एक्शन प्लान्स के साथ में। जैसे सबसे पहले तो यही है, इनफॉर्मल वर्कर्स का जिक्र काफ़ी वेग है। जैसे हीट एक्शन प्लान्स में वल्नरेबल वर्ड का यूज़ किया गया है या फिर आउटडोर वर्कर्स का यूज़ किया गया है, लेकिन स्पेसिफिकली इनफॉर्मल वर्कर्स का जिक्र नहीं किया गया। और कोई क्लियर सेफ्टी रूल्स नहीं है, ना कोई वाटर स्टेशन का जिक्र, ना कोई कूलिंग ब्रेक्स। मतलब खुले में काम करते हैं तो इनको कूलिंग ब्रेक्स मिलने चाहिए जहाँ पे वो थोड़ी ठंडी हवा हासिल कर सकें, या फिर जगह जगह पे उनको पानी मिल सके पीने के लिए। कोई रेस्टिंग जोन का प्रोविज़न नहीं है। फिर देखो, कंपनसेशन की बात भी नहीं होती इन हीट एक्शन प्लान्स में। मतलब अगर काम बंद हो गया फॉर एग्जांपल, तो क्या इनको कंपनसेशन मिलेगा इनफॉर्मल वर्कर्स को? उनकी दिहाड़ी तो चली गई ना, एक दिन के उनका वेज तो चला गया अगर किसी कारणवश काम नहीं हो पाया। तो ये भी प्रोविजन होना चाहिए कि उनको कंपनसेशन मिले। पॉइंट समझ गए ना? सिटीज़ जो ये हीट एक्शन प्लान बनाते हैं उनमें लाइवलीहुड लॉस या फिर इनकम लॉस को इग्नोर कर दिया जाता है। फिर कोऑर्डिनेशन की बात जो मैंने पिछले स्लाइड में बताई, लेबर डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री है, सब अपनी अपनी दुनिया में जी रहे होते हैं। आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है कि कैसे हीट वेव से निपटना है। और जो ये हीट एक्शन प्लान बनाते हैं ना, सिर्फ समर के लिए बनाते हैं। लॉन्ग टर्म विजन मिसिंग है कि तो गर्मियां तो हर साल आएंगी, हीट वेव तो हर साल आएंगी, तो कुछ लॉन्ग टर्म प्रोविजन हम करें नहीं, बस आने वाले 2 महीने कैसे निपटाना है उससे संबंधित ये हीट एक्शन प्लान होता है। नेक्स्ट, कोई लीगल बैकिंग भी नहीं होती। मतलब जैसे बिल्डिंग बायलॉज हैं, कैसे बिल्डिंग्स बनानी हैं, या फिर देखो लेबर कोड्स हैं, इनमें हीट वेव्स का जिक्र तो होना चाहिए ना भाई। गर्मियां ज़्यादा आएंगी, जब गर्मियां ज़्यादा पड़ेंगी तो कैसे बिल्डिंग्स ऐसे बननी चाहिए कि गर्मियों का ज़्यादा असर ना हो, उस प्रकार से हमारी बिल्डिंग्स डिजाइन होनी चाहिए। या फिर लेबर जो काम करती है, हीट वेव जब आए तो लेबर को कैसी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करनी है, वो जिक्र होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। इसके बाद राइटर कंपेयर करते हैं कि दूसरे देशों में क्या होता है। जैसे यूएसए में ना, कैलिफोर्निया में और ओरेगन में बहुत गर्मियां पड़ती हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉयर्स के लिए मैंडेटरी है कि वो पानी, शेड, रेस्ट ब्रेक्स प्रोवाइड करें वर्कर्स को। आप फ्रांस देख लीजिए, फ्रांस में ना हीट वेव के दौरान वर्कर्स का जो वर्क है वो एडजस्ट कर दिया जाता है जब हीट अलर्ट जारी किया जाता है वहाँ की वेदर अथॉरिटीज़ के द्वारा। कतर में पीक हीट आवर्स के दौरान कोई आउटडोर वर्क नहीं होता। अहमदाबाद में वर्क आवर्स को शिफ्ट कर दिया जाता है, जैसे शाम को काम करवा लिया, दिन में काम करवा लिया, दोपहर को नहीं करवाया। शेड एरियाज भी ऐड किए गए हैं अहमदाबाद में।
और उड़ीसा में भी एक्सट्रीम हीट में जो आउटडोर वर्क है उसको स्टॉप कर दिया जाता है। तो ये अलग अलग शहरों में क्या होता है उसका प्रोविजन हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद राइटर सॉल्यूशन बताते हैं कि नए जो हीट एक्शन प्लान बने उसमें क्या बदलाव होना चाहिए। सबसे पहले इवन जो एनडीएमए की गाइडलाइंस है ना वही अपडेट होनी चाहिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइंस अपडेट होनी चाहिए। इनफॉर्मल वर्कर्स का क्लियर मेंशन होना चाहिए उन गाइडलाइंस में। फिर देखो ऑक्यूपेशनल मैपिंग करो। ऑक्यूपेशनल मैपिंग मतलब कंस्ट्रक्शन जोन, वेंडिंग जोन, रिक्शा वाले सबके लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। नेक्स्ट, डिफाइन करो सेफ काम के आवर्स कौन से हैं। जैसे 12 से 3 बजे के बीच में काम पूरी तरह से बंद होना चाहिए, कब ब्रेक होगा सब कुछ डिफाइन होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एनडीएमए की गाइडलाइंस में होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे फिर राइटर बोलते हैं इवन देखो प्लानिंग में ना वर्कर्स का वॉइस भी इंक्लूड होना चाहिए। म्युनिसिपल बॉडीज को ना इंक्लूड करना चाहिए, वर्कर यूनियन को, वेलफेयर बोर्ड्स को, लोकल एनजीओज को इन्वॉल्व करना चाहिए प्लानिंग में, ताकि वर्कर्स की आवाज भी प्लानिंग में पहुंचे। टॉप डाउन प्लानिंग होती है ना, पॉलिसीज ग्राउंड पे फेल हो जाती हैं। अगर मजदूर अपना सॉल्यूशन खुद डिजाइन करेगा ना तो उसे वो फॉलो भी करेगा। समझ रहे हो? फिर आता है कूलिंग शेड और डिग्निटी। देखो जो लेबर चौक है जहां पे मजदूर इंतजार करते हैं काम मिलने का, या फिर मंडीज हैं जहां पे मजदूर काम करते हैं, रेलवे स्टेशंस, वहां पे कूलिंग सेंटर्स होने चाहिए, शेडिड एरियाज होने चाहिए, जेंडर सेंसिटिव फैसिलिटीज होनी चाहिए, जैसे महिलाओं के लिए भी टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए, और पब्लिक बिल्डिंग्स और मॉल्स को कूलिंग जोन बनाया जाए। ये सिर्फ देखो सरकार का काम नहीं है, कम्युनिटी और वर्कर्स भी साथ मिलके ये सब चीजें मेंटेन कर सकते हैं। अब चौथा पॉइंट राइटर के द्वारा बोला जाता है कि पैसा कहां से आएगा। देखो सीएसआर फंड से प्रोजेक्ट्स को फंडिंग दी जा सकती है। इवन जो सिटी का डेवलपमेंट बजट होता है उसमें डेडिकेटेड हीट फंड बनाया जा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस में हीट रिलेटेड जो इलनेस है उसको कवर किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सिटी को जब डिजाइन किया जाता है ना तो सिटी डिजाइनिंग में ना आप हीट रेजिलियंस लाओ। मतलब जब सिटी का मास्टर प्लान बनता है और बिल्डिंग बायलॉज बनते हैं तो उसमें हीट प्रूफिंग कंपलसरी होना चाहिए कि बिल्डिंग आप इस प्रकार से बनाओ कि हीट का कम असर हो। अर्बन फॉरेस्ट और ट्री कॉरिडोर्स बनाए जाएं सिटीज में, वाटर बॉडीज जो हैं उनको प्रिजर्व किया जाए। जो इनफॉर्मल वर्क प्लेसेस हैं जैसे वेस्ट डिपोज, मंडीज, चौक्स, वहां पे हीट रेसिस्टेंट मटेरियल लगाएं। इवन पैसिव कूलिंग भी होनी चाहिए। पैसिव कूलिंग क्या होता है कि मतलब जो भी इंफ्रा आप तैयार करो ना, इंफ्रा आप इस प्रकार से तैयार करो कि हीट का कम असर हो, एसी वगैरह की जरूरत कम से कम पड़े। फिर लास्ट सजेशन राइटर के द्वारा ये दिया जाता है एक ना इंटर मिनिस्ट्रियल टास्क फोर्स बनाओ जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव हों, जैसे लेबर, अर्बन अफेयर, इन्वायरमेंट, हेल्थ, एनडीएमए, सब मिलके ना एक इंटीग्रेटेड रोड मैप बना लो। और फिर देखो हर सिटी में या फिर हर डिस्ट्रिक्ट में ना एक हीट ऑफिसर अपॉइंट होना चाहिए जो उस रोड मैप को इंप्लीमेंट करने का काम करे। समझे? और अगर किसी स्टेट में हीट रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि किसकी अकाउंटेबिलिटी है, हीट रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स राइटर देते हैं अपनी तरफ से। लास्ट में कंक्लूजन में राइटर बोलते हैं देखो इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए ना क्लाइमेट क्राइसिस सिर्फ फ्यूचर का इशू नहीं है, आज का इशू है। वर्कर्स की लाइफ्स, वर्कर्स की लाइवलीहुड, डिग्निटी तीनों खतरे में हैं। वर्कर्स देखो पॉलिसीज का वेट नहीं कर सकते, उन्हें एक्शन चाहिए। तो हीट प्लान्स ऐसे बनाओ जो इंक्लूसिव हो, लॉन्ग टर्म के लिए हो और लोकल लेवल पे बने। तो कोई फर्दर डिले इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में केस स्टडी में देखो कई बार ना एथिकल डायलेमा और एथिकल इश्यूज के बारे में पूछा जाता है। तो दोनों के बीच में ना बच्चों को कई बार ना फर्क नहीं पता होता। तो आज ना मैं थोड़ा सा फर्क बता देता हूं एथिकल इश्यूज और एथिकल डायलेमास के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन की जो डिमांड है उसे फुलफिल करो। सॉरी। एथिकल डायलेमा में ना ये डायरेक्टली देखो डिसीजन से लिंक्ड होता है। मतलब जब आपको डिसाइड करना हो कुछ क्या सही है क्या गलत है, और दोनों ऑप्शंस में ना कुछ एथिकल वैल्यू जरूर सेक्रीफाइस होती है। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, एक सिविल सर्वेंट डिसाइड कर रहा है कि चाइल्ड लेबर लॉ फॉलो करें या उस बच्चे की फैमिली पे दया दिखाएं। यानी
या तो रूल फॉलो करो या फिर कंपैशन दिखाओ। आप बोलोगे सर कैसे, मतलब थोड़ा और डिटेल में बताओ एग्जांपल। जैसे देखो कहीं आपने देखा चाइल्ड लेबर हो रही है, चाइल्ड लेबर हो रही है और आप गए रुकवाने के लिए, डीएम हो, लेकिन बाद में बच्चे ने बताया कि मुझे मजबूरी में काम करना पड़ रहा है, मेरे पिताजी हैं नहीं और माँ बीमार है, तो मैं घर कुछ नहीं लेके गया, तो मेरी घर का खर्चा नहीं चलेगा। अब एक बार के लिए तो आप पैसा दे सकते हो, लेकिन अगर आपने काम से हटवा दिया, आप कब तक पैसा दोगे? तो मतलब दोनों वैल्यूज में से आपको कोई एक चूज करनी पड़ेगी, या तो आप रूल फॉलो करो या कंपैशन दिखाओ। समझ गए? तो ये है एथिकल डायलेमा जब आपको डिसीजन लेना होता है, और डिसीजन इस प्रकार से लेना होता है, कोई एक ना एक वैल्यू तो जरूर सेक्रीफाइस होती है। एथिकल इशू में हर बार आपको डिसीजन लेना पड़े जरूरी नहीं होता। एथिकल इशू तो इवन सिचुएशन से लिंक्ड भी हो सकता है। मतलब समझ गए, ये किसी भी सिचुएशन में आ सकता है, चाहे डिसीजन हुआ हो या नहीं हुआ हो। जैसे एग्जांपल है, अगर एक आईएएस ऑफिसर करप्शन करता है तो वो एथिकल इशू है, क्योंकि यहां पे डिसीजन हो चुका है, उसने करप्शन किया, उसने वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज की हैं। समझ गए? तो ये एक एथिकल इशू है। अब आप दूसरा डिफरेंस जानिए। एथिकल डायलेमा तो चूंकि देखो डिसीजन लेना होता है, एक ना एक वैल्यू जरूर सेक्रीफाइस होगी, तो ये चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। एथिकल इशू कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन होती है कि हाँ, जैसे आईएएस ऑफिसर करप्शन किया उसने, तो पता लग गया वो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है। समझ गए? एथिकल वैल्यू का कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, डिसीजन ले लिया गया और वो गलत निकला, एथिकली वैल्यू कॉम्प्रोमाइज हो गई। समझ गए? एथिकल डायलेमा देखो ज्यादातर इंडिविजुअल डिसीजन से रिलेटेड होता है। जैसे एक आईपीएस ऑफिसर या एक डॉक्टर या टीचर अपनी सिचुएशन में अटका हुआ है, दोनों में से किसको चूज करना है। डॉक्टर सोच रहा है एक पेशेंट को जिंदा रखना है या फैमिली की मर्जी से लाइफ सपोर्ट हटा देना है, तो ये एथिकल डायलेमा है, इंडिविजुअल डिसीजन से लिंक्ड है। लेकिन जो एथिकल इशू होता है ना, जनरली मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के बीच में होता है। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी में एथिकल इशू, कॉर्पोरेट बिहेवियर में एथिकल इशू, कंपनी अपने जो प्रोडक्ट है वो महंगे बेच रही है, या मीडिया एथिक्स हैं। समझ रहे हो? एथिकल इशू मल्टीपल स्टेक होल्डर्स के बीच में होता है। फिर नेक्स्ट है जो एथिकल डायलेमा है ना, उसमें जब डिसीजन ले लिया जाता है, समझ गए, एक आईपीएस ऑफिसर दो वैल्यूज के बीच में अटका हुआ था, लेकिन एक वैल्यू उसने सेक्रीफाइस कर दी। अब एक वैल्यू जब उसने सेक्रीफाइस की तो वो बन गया एथिकल इशू। पॉइंट ये है, एथिकल डिलेमा में जब डिसीजन ले लिया जाता है तो वो बन जाता है एथिकल इशू। लेकिन दूसरी तरफ सारे जो एथिकल इश्यूज हैं वो एथिकल डिलेमाज नहीं होते। फिर नेक्स्ट पॉइंट, एथिकल डिलेमा देखो तब आता है जब अभी तक डिसीजन लिया नहीं है, लेकिन एथिकल इशू डिसीजन लेने से पहले या बाद में कभी भी आ सकता है। तो ये फ़र्क है। ये एग्जांपल्स भी हैं कुछ, जैसे लैक ऑफ इंटीग्रिटी एथिकल इशू है, पूजा सिंगल। लैक ऑफ कंपैशन, झारखंड में जैसे भूख की वजह से डेथ्स हुई, एथिकल इशू है। इसमें कोई डिसीजन नहीं है, कॉम्प्रोमाइज हो गई वैल्यू बस। तो ये डिफरेंस था एथिकल डिलेमा और एथिकल इशू के बीच में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लास्ट में वैसे देख भी सकते हो कौन कौन से आर्टिकल्स आज हमने डिस्कस किए। मेनली दो इशू हमने डिस्कस किए, एक न्यूट्रिशन सेंसिटिव फूड सिस्टम, जिसमें 7 सॉल्यूशन राइटर देते हैं। 7 सॉल्यूशन कौन कौन से थे? न्यूट्री पाठशाला, स्कूल में बायो फोर्टिफाइड जो ग्रेन्स हैं उनको इंक्लूड करो, अवेयरनेस फैलाने के बारे में बोलते हैं। मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन, मतलब जो न्यूट्रिशनिस्ट या फिर डॉक्टर्स हैं उनको भी प्लानिंग में इंक्लूड करो। अवेयरनेस कैंपेन चलाओ, पता होना चाहिए लोगों को बेस्ट डाइट क्या है। बिजनेसेस को भी सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस नहीं करना चाहिए, हेल्दी स्नैक्स बेच के भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है। रीजन बेस्ड स्ट्रेटजी फॉलो करें ताकि लोकल लेवल पे, अगर लोकल लेवल के हिसाब से आप न्यूट्रिशन वाली फसल वगैरह प्रमोट करो, जहाँ पे जो खाया जाता है उसके हिसाब से। फिर ये हीट एक्शन प्लान वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। राइटर के सजेशंस थे, हीट एक्शन प्लान कैसा होना चाहिए, इनफॉर्मल वर्कर्स का साफ साफ तौर पे मेंशन होना चाहिए। इसके अलावा वर्कर्स का पार्टिसिपेशन इंश्योर किया जाए प्लानिंग में। वर्कर्स अगर खुद प्लान बनवाएंगे तो उसे फॉलो भी करेंगे। एम्प्लॉयर के द्वारा शेडिड रेस्ट जोन, हाइड्रेशन पॉइंट, कम्युनिटी कूलिंग सेंटर ये होने चाहिए। बिल्डिंग्स इस प्रकार से होनी चाहिए कि हीट का असर कम से कम हो। डेडिकेटेड बजट होना चाहिए हीट से निपटने के लिए सिटी में। तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए।
ये क्वेश्चन है जो आपको अटैम्प्ट करना है। 250 वर्ड्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। कल नहीं, मंडे को मिलेंगे अब। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।